हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम करेंगे स्टूडेंट फर्स्ट मॉडल पेपर और बस मैंने इसका नाम ही चेंज कर दिया है। इसमें हम बिल्कुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट, आज से हम मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे और हम लास्ट तक मॉडल पेपर्स ही करेंगे अब। और जिन बच्चों को थोड़ा सा थ्योरी पढ़ने का मन है तो वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके, टीजीटी की और पीजीटी की जो भी स्टूडेंट हैं या जीआईसी के, वो सब देख सकते हैं और उन्हें मिल जाएंगे प्लेलिस्ट पे। थोड़े थ्योरी वीडियोस भी पड़े हैं। इसके अलावा मैं बीच बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी वीडियो देती भी रहूँगी आपको, जिससे आपका रिवीजन भी होता रहे और आपके थ्योरी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहें, क्योंकि थ्योरी भी मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छा, ये अलग नहीं है जीआईसी के स्टूडेंट्स, ये अलग नहीं है, आपके लिए भी सेम है। जो मोटिवेशन वाला वीडियो था या स्ट्रैटेजी वाला वीडियो था वो आपके लिए भी ठीक, आपके लिए भी सेम है। डी ट्रिपल एस वाले स्टूडेंट के लिए भी सेम है, सबके लिए सेम है। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जो आपके स्किन का कलर होता है, त्वचा का रंग और म्यूकस लेयर, वो किसके कारण आपके येलो हो जाते हैं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और ये डी ट्रिपल एस बी, पीजीटी, टीजीटी, जीआईसी, डाइट, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी में आए हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो सभी जगह से इंक्लूड करके यहाँ पर मैंने आपको मिक्स करके मैं करा रही हूँ, ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। तो स्किन का कलर, जो आपके म्यूकस लेयर होती है, ये हिप्टोसेलुलर, हीमोलाइटिक और आपके ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब अवरोधक, इन सभी के कारण आपके पीले हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लथाइरस सटाइवस मतलब आपके वही लथाइरिज्म की प्रॉब्लम है कि खपत से लथाइरस पंगु कर देने वाला रोग होता है। एक आपके सामने असर्शन है, रीजन है कि जो लथाइरस स्टीविस होता है या लथाइरस सटाइवस होता है, ये आपके एक जल में घुलनशील विषैला अल्कलाइड होता है जिसे BOAA कहते हैं। बस सेकंड वाला जो रीजन है वो गलत है और ऊपर वाला जो असर्शन है वो ठीक है, लेकिन रीजन गलत है। ठीक है, तो इसमें आपके क्या हो जाएगा, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन नंबर ए, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे आपके। ठीक है, कि ए सत्य है परंतु आर जो है वो असत्य है। जो आपके लथाइरस सटाइवस होता है और लथाइरिज्म मैंने पढ़ाया हुआ है, ज़िरफ्थेल्मिया मैंने पढ़ाया हुआ है, तो उसे देख लीजिएगा आप लोग, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो लथाइरिज्म जो आपके वही खेसारी दाल खाने से हो जाता है, उसमें आदमी क्या हो जाता है, अपंग हो जाता है, एक तरीके से आप समझ लीजिए पैरालाइज हो जाता है। लेकिन जो इसका रीज़न दिया हुआ है कि यह जल में घुलनशील कोई विषैला अल्कलाइड होता है जिसे BOAA कहते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑक्सीजन न्यूनता क्या है? ऑक्सीजन न्यूनता क्या होती है? अपर्याप्त ऑक्सीजन आपूर्ति। जैसा अभी आप लोगों ने देखना, पेंडेमिक कितनी सिचुएशन हो गई थी हमारे कोरोना में, क्या हो रहा था, ऑक्सीजन की न्यूनता हो रही थी। क्या हो रही थी? क्योंकि ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं पा रही थी, अवेलेबल नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। तो अपर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति को आप क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन न्यूनता। अब आप समझ सकते हैं, जब ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन को आपने अपनी आंखों से देखा तब आपको समझ में आया होगा कि ये सारी जो क्वेश्चन मतलब जैसे है, जैसे एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, जब कोई रोग बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है, बहुत मत समझ लिए पूरे, जैसे अभी कोरोना फैला था तो उसे पैंडेमिक बोलते हैं, पैंडेमिक डिजीज। ठीक है ना? तो अब आपको इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपने अब देख लिया है उसको, क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर लिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एड्स का सही विस्तारण पर निशान लगाइए, मतलब एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट ये पूछा जाता है। ठीक है, कभी कभी पूछ ली जाती है फुल फॉर्म भी, तो आप लोग प्लीज़ फुल फॉर्म भी पढ़ के जाइएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पित्त की पथरी के कारण होती है, मतलब जो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है ना, वो किस वजह से होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, किडनी में स्टोन हो जाता है, और इसका कारण तो कैल्शियम ऑक्सलेट होता ही है, लेकिन किस कारण से होता है, मतलब क्या करते हैं लोग जिस वजह से उनके पथरी हो जाती है? तो बुरा भोजन अभ्यास। ठीक है, अच्छी फूड हैबिट नहीं है, आप अच्छा हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, कहीं से कुछ भी खा ले रहे हैं, तो फिर वो पथरी बनाता है, स्टोन बनाता है। इनमें से कौन सा ICDS का अंग नहीं है? मतलब जो आपके ICDS है, जो बच्चों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम है, मेनली छोटे बच्चों के लिए, 0 to 6 ईयर्स के लिए, उसका कौन सा अंग नहीं है? तो आप देख के बता देंगे। वहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का मेंटल चेकअप नहीं होता है स्टूडेंट, किसी भी तरीके की मेंटल चेकअप की जो है सुविधा नहीं होती है। वो इम्यूनाइजेशन करते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखते हैं, एजुकेशन का ध्यान रखते हैं, मिड डे मील हो गया, ये सब हो गया, सप्लीमेंट फूड हो गया, बट मेंटल चेकअप से रिलेटेड आपने कोई भी उसमें जो है प्रोग्राम नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि वो नहीं देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो आपको पता है कि प्रथम चरण का लक्षण नहीं है। देखिए पोलियोमाइलाइटिस में जो है सर्दी नहीं लगती, पोलियो में लकवा मारता है बॉडी में, फीवर आ सकता है, सिर दर्द रह सकता है, बट किसी भी प्रकार की सर्दी नहीं लगती, ठीक है, सर्दी नहीं होती है पोलियोमाइलाइटिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकन पॉक्स का कारण क्या है? चिकन पॉक्स आपको पता है, तो चिकन पॉक्स आपके हर्पिस जोस्टर वायरस आपके वायरस द्वारा फैलता है ये चिकन पॉक्स। और इसे आप छोटी माता कह सकते हैं, स्मॉल पॉक्स को शायद छोटी माता कहते हैं, इसको आप बड़ी माता बोल सकते हैं, जो भी आप लोग बोलते हो। और इसमें जो है आपके हर्पिस जोस्टर हो जाएगा। ओके, आंसर चलिए का कारण क्या है? हर्पिस जोस्टर। नेक्स्ट है, भोजन नष्ट होने का कारण क्या है? भोजन किस वजह से खराब हो जाता है? तो भोजन आपके बैक्टीरिया लग के, फफूंदी के, खमीर के, इन तीनों की वजह से ही खराब हो सकता है, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब फूड को स्पॉइल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? फूड को स्पॉइल कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? टाइफाइड क्यों होता है? तो टाइफाइड वाटर बॉर्न डिजीज है। कैसी डिजीज है? वाटर बॉर्न डिजीज, मतलब गंदे पानी से, ठीक है, इम्प्योर वाटर, अशुद्ध पानी से, अशुद्ध जल से होने वाला या दूषित जल से होने वाला रोग है। अगर कहीं पर जल और भोजन और यहाँ पे लिखा हो कि दोनों, तो दोनों भी हो सकते हैं, आप दोनों को भी लगा सकते हैं, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड। लेकिन सबसे ज़्यादा ये वाटर बॉर्न डिजीज है। अगर हम ऐसे पढ़ें कि कौन कौन सी एयर बॉर्न डिजीज हैं, कौन कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज हैं, मतलब वायु द्वारा फैलने वाले रोग और जल द्वारा फैलने वाले रोग, तो जल द्वारा फैलने वाले रोग में टाइफाइड आता है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर यहाँ पर दूषित जल होगा, क्योंकि दूषित हवा से ये नहीं फैलता, तो हम दूषित जल की तरफ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म अणु जो शरीर में बहुत जल्दी अवशोषित होता है वो कौन सा होता है? तो वो आपके होते हैं मोनोसेक्राइड्स। सिंपल फॉर्म होती है ना, ये बहुत सिंपल फॉर्म होती है आपके कार्बोहाइड्रेट की। पॉलीसेक्राइड को तो डाइजेस्ट होने में टाइम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, दो आपके सामने पौष्टिक तत्व दिए हुए हैं, उन्हें आपको मिला देना, उनकी कमी से होने वाले लक्षणों से मिलाइए। क्या हो सकता है? देखिए, टोकोफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, एंकोराइन, रेटिनॉल। तो टोकोफेरॉल क्या है? टोकोफेरॉल आपके एंटी स्टेरिक फैक्टर है, कैल्सीफेरॉल एंटी स्कॉर्बिटिक फैक्टर है, एकोराइन एंटी न्यूरेटिक फैक्टर है, और रेटिनॉल एंटी जेरेप्थेल्मिक फैक्टर है। रेटिनॉल की कमी हो जाती है तभी तो आपके जो है जेरेप्थेल्मिया कॉज होता है। जेरेप्थेल्मिया मतलब जो आप कंजक्टिवाइटिस, जेरेप्थेल्मिया, वाइट स्पॉट पड़ते हैं, मतलब विटामिन ए की कमी से होने वाले लक्षण, रोग, ठीक है। तो और आपके एकोराइन क्या है? एंटी न्यूरोटिक है। आपके जो है कैल्सीफेरॉल क्या हो गया? तो एंटी स्कॉर्बिटिक हो गया। और टोकोफेरॉल क्या हो गया? आपके एंटी स्टेरिटिक, ठीक है। तो ये आपके इस तरीके से मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शरीर के ऊतकों में तरल के जमा होने को कहते हैं, मतलब टिश्यूज में आपके लिक्विड जमा हो गया है तो उसको एडिमा बोलेंगे। एडिमा की सिचुएशन हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, कोई लिक्विड जमा हो जाता है तो। गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर के इजारत में मुख्यतः दिया जाता है, मतलब आपके ड्यूडेनल अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, तो क्या दिया जाता है? हाई रेशा आहार और आपके एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड की जाती हैं, वसा नहीं दिया जाता। ओके, ये दोनों चीजें दी जाती हैं, वसा नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमारी का जीवाणु सिद्धांत, मतलब आपके जीवाणु को किसने खोजा, जीवाणु सिद्धांत किसने दिया? तो आप आराम से बता सकते हैं किसने दिया, आपके बीमारी ल्यूवेन हॉक ने। किसने दिया? ल्यूवेन हॉक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एड्स से बचाव केवल इससे सफल हो सकता है। एड्स से कैसे बचाया जा सकता है आपको? तो आपको पता ही है कि जो है शिक्षा, जागरूकता, ये दोनों ही हो जाएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जागरूकता, अवेयरनेस होगी एड्स के प्रति, तो आदमी उसमें सफल हो सकता है, मतलब उससे बचाव कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लुईस पाश्चर का किसके ऊपर है? लुईस पाश्चर ने किसके ऊपर काम किया है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पर रह गया ये बताने के लिए, मैं बता देती हूँ। लुईस पाश्चर, तो पाश्चराइजेशन वाला जो प्रोसेस है वो लुईस पाश्चर ने ही बताया है, ठीक है, जिससे आप फूड को सड़ने से, वो जो दूध है उसको सड़ने से बचा सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने फर्मेंटेशन पर भी काम किया है, ठीक है, ये बताया इन्होंने कि फर्मेंटेशन जीवाणुओं द्वारा होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। काली खांसी किससे होती है, मतलब काली खांसी का कारण क्या होता है? तो काली खांसी का कारण होता है बी पर्टूसिस, ठीक है, काली खांसी का कॉजिंग एजेंट है। ये सब आप लोग याद कर लीजिएगा, पूछे जाते हैं स्टूडेंट। EPA क्या है? मैंने आपको पढ़ाया हुआ है EPA इज वन ऑफ द सेवरल ओमेगा फैटी एसिड। EPA क्या है? वन ऑफ द सेवरल ओमेगा एसिड, एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है ये। और कहाँ पाया जाता है? फाउंड इन
कोल्ड वाटर फैटी फिश कहाँ पाया जाता है? कोल्ड वाटर फैटी फिश में पाया जाता है, ठंडे पानी में रहने वाली फैटी फिश में पाया जाता है, लाइक सालमन। सालमन में ये पाया जाता है और ये क्या है? ओमेगा 3 फैटी एसिड है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपके आइसोपैंटोनिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा? आइसोपैंटोनिक एसिड। इसमें ये इक्सोपैंटोनिक एसिड करके लिखा हुआ है, इक्सोपैंटोनिक एसिड, ईपीए इसी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, आइसोपैंटोनिक एसिड। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कशेरुकी से मनुष्य में संचरणीय संक्रमण का उदाहरण है। देखिए कशेरुकी का मतलब होता है जिनमें स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, ठीक है, पीछे। तो वो क्या होता है? अब मनुष्य में संचरण हो रहा है, मतलब ऐसे डिजीज जो स्पाइनल कॉर्ड है, उस व्यक्ति उसके पास स्पाइनल कॉर्ड है और वो मनुष्य में संचरण हो रहा है, तो रेबीज होगा ऑब्वियसली। डॉग के पास भी होती है ना, तो रेबीज हो जाएगा। ठीक है, पोलियो, डिप्थीरिया, मम्स में नहीं होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक व्यक्ति, पशु, वस्तु या पदार्थ जिससे संक्रमण मेजबान तक पहुंचता है, तो वो क्या होता है? उसे क्या बोलते हैं? संक्रमण का स्रोत। क्या बोलेंगे? सोर्स। जिस वजह से आपके संक्रमण, मेजबान समझ रहे हैं ना आप, कि आप अच्छी हेल्दी पर्सन तक पहुंच जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेबीज को और क्या कहते हैं? रेबीज का दूसरा नाम और क्या है? तो हाइड्रोफोबिया है, फियर ऑफ वाटर, तो जल भय। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिया, फियर ऑफ वाटर, या हिंदी में जल भय। प्रतिजैविक कहलाते हैं, मतलब आपके एंटीबॉडीज क्या कहलाते हैं? तो इम्यूनोग्लोबिन्स कहलाते हैं। एंटीबॉडी क्या कहलाते हैं? इम्यूनोग्लोबिन्स कहलाते हैं। ये बहुत रिसेंट क्वेश्चन करा रही हूँ मैं आपको, 19 में पूछा गया क्वेश्चन है टीजीटी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर और नमक के साथ जल की थोड़ी मात्रा डैश के दौरान दी जा सकती है, तो किसके दौरान दी जा सकती है? आपके उल्टी, वॉमिटिंग जब हो रही होती है तो शक्कर और नमक के साथ जल की मात्रा दी जा सकती है। क्यों दी जा सकती है? क्योंकि बॉडी से इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा होता है, वाटर का लॉस हो रहा होता है वॉमिटिंग में। ओके, जुकाम में तो देंगे नहीं ना नमक और शक्कर मिला के, आप और जुकाम बढ़ जाएगा। टॉन्सिल्स में भी नहीं देंगे, टॉन्सिल्स में तो भाई आदमी गरारा करता है, गर्म पानी पीता है टॉन्सिल्स में, तो ये दिक्कत है, ये आप ऐसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, अनियमित बोवेल रिक्त होना या रिक्त ना होना कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं स्टूडेंट, ये कब्ज की दिक्कत होती है। ठीक है, वॉवेल आपका जो बॉडी में, जिसको मैं बाउल बोलती हूँ, वॉवेल बोलती हूँ, वो बॉडी से निकल नहीं पाता। ठीक है, जो आपके गंदा बाउल है अंदर, वो निकल नहीं पाता, तो कब्ज की प्रॉब्लम होती है। और कब्ज से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक आपके पाइल्स जो है वो कब्ज की वजह से होता है, गैस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, बहुत सी प्रॉब्लम कब्ज जो है वो क्रिएट करता है, कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। नेक्स्ट, ऐसे तंतु जिसमें पानी के प्रति सादृश्यता ना हो, मतलब ये पानी के प्रति जो है क्या नहीं दिखाते? कोई भी अट्रैक्शन नहीं दिखाते, ये जल विरोधी होते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक बोलेंगे। ठीक है, और जो जल के प्रति क्या दिखाते हैं, मतलब अपनी आकर्षण दिखाते हैं, तो वो हाइड्रोफिलिक कहलाते हैं। अब ऐसे याद कर लो, कैसे याद कर लो, जो रेबीज जिन्हें काट लेता है, जल वह होता है, तो वो क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिया तो होता है, हाइड्रोफोबिक तो होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? पानी के पास नहीं जाते, उन्हें पानी से डर लगता है। तो अब आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऐसे तंतु जो क्या करते हैं? पानी के प्रति कोई भी अट्रैक्शन नहीं दिखाते, वो क्या हो जाएंगे? हाइड्रोफोबिक हो जाएंगे। और जिन्हें पानी में नहाना अच्छा लगता है, नॉर्मल खूब पानी में झमाझम नहाते हैं, वो कौन हो जाएंगे? वो हाइड्रोफिलिक हो जाएंगे। जो पानी के प्रति क्या दिखाते हैं? आकर्षण दिखाते हैं। ये मैंने एक तरीका बताया आपको याद करने का, समझ में आ गया? यहाँ पे बात ऐसे तंतु की हो रही है, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं कि हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक में डिफरेंस क्या है। फोबिया, फोबिक भी आ रहा, फोबिया का मतलब ही होता है कि कोई डर है, फोबिया लगाया ही तभी जाता है, जैसे मैथोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, बहुत सारे फोबियाज होते हैं। ऐसे तंतु जिसमें पानी के प्रति आकर्षण होने क्या बोलेंगे? मैंने बताया ना, पानी अच्छा लग रहा है, आकर्षण है, तो हाइड्रोफिलिक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन सा रोग वायु द्वारा संवहित नहीं होता है, मतलब आपके एयरबॉर्न डिजीज नहीं है? तो टाइफाइड नहीं है, अभी हमने पढ़ा टाइफाइड क्या है? वाटरबॉर्न डिजीज है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ये भी आपके रिसेंट क्वेश्चंस में से है। नेक्स्ट, सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट किस बीमारी में दी जाती है? इनमें से किस बीमारी में सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी जाती है स्टूडेंट? तो आपके डिप्थीरिया में दी जाती है। ठीक है, डिप्थीरिया में, और डिप्थीरिया के साथ पोलियो, टिटनेस आप लगा सकते हैं, इसमें जो है सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट दी जाती है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट इज, क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति का कैसा आहार होना चाहिए? जिससे आपके टीबी हो गई है, उसको बहुत ज्यादा प्रोटीन और बहुत ज्यादा कैलोरी दी जाती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है? सेल जो होती हैं बॉडी की, वो खत्म होने लगती हैं टीबी में, ट्यूबरक्लोसिस में। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस उसका कॉजिंग एजेंट होता है, जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस फैलता है, टीबी। तो उसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है, पेशेंट का वजन बढ़ना जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट इज,
क्षय रोग से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। अब तो ये बीसीजी का टीका लगाया जाता है, आपको पता ही है। क्षय रोग, तपेदिक, यक्ष्मा, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज होती है, हिंदी में क्या होते हैं ना, 10 तरीके के नाम हो जाते हैं। अब हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और इंग्लिश में क्या है, अब हिंदी में देखो, पेट, उदर, अमाशय, हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलना है, सिंपल स्टमक बोलना है। अब वहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हिंदी वाले कि वो याद क्या रखें, पेट रखें, उदर रखें, अमाशय रखें, इंग्लिश में क्या बोलना है, सिंपल स्टमक। इसीलिए आप लोग थोड़ा इंग्लिश भी देख के चला करो, क्योंकि 10 नाम हिंदी में रख दिए जाते हैं, इंग्लिश में केवल एक ही नाम होता है और वो आराम दे देता है। ठीक है, मतलब पढ़ाई में सिंपल से याद हो जाता है। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? यहाँ पर कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है? तो निमोनिया। निमोनिया आपके बैक्टीरियल डिजीज है। जबकि मलेरिया कैसी डिजीज है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से फैलता है। ठीक है, जुकाम आपके वायरल डिजीज है। ओके, नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एडीज मच्छर के द्वारा फैलती है? तो आपके चिकनगुनिया फैलती है। कैसे, कौन सी फैलती है? चिकनगुनिया। ये भी सब रिसेंट एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। वर्णांध व्यक्ति, जिनको वर्णांधता की दिक्कत होती है, मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, वो वीडियोस आप देख लीजिएगा, प्रीवियस वीडियोस। किसमें भेद नहीं कर पाता, किन रंगों में डिफरेंस नहीं कर पाता? तो लाल और हरे रंग में वो डिफरेंस नहीं कर पाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टाइफाइड रोग का कारण क्या है? मतलब अभी मैंने बताया आपको कॉजिंग एजेंट क्या है, तो साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। अच्छा, मैंने टेलीग्राम पर कुछ ट्रिक भी भेजी थी, तो बताना वो आप लोग को हेल्प करी या नहीं करी। कुछ बच्चों को ट्रिक्स से याद करने का बड़ा मन होता है, तो ट्रिक्स भी भेजी थी मैंने, जीवाणु वाले रोग याद करने की, विषाणु वाले रोग याद करने की। एंटीबॉडीज किसके विरुद्ध लड़ती हैं? तो आपको पता है संक्रमण, इन्फेक्शन के विरुद्ध लड़ती हैं एंटीबॉडीज हमारी बॉडी की। ठीक है, कोरोना में यही तो हो रहा था कि हमारी जो एंटीबॉडीज हैं वो पहचानती ही नहीं है, हमारी एंटीबॉडीज जो हैं वो पहचान नहीं पा रही थी। ठीक है, कि ये कौन सा वायरस हमारे अंदर आ गया है, क्योंकि हम उससे लड़े ही नहीं, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज थी ही नहीं। अब जो वैक्सीन लग रही है उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपके डेड सेल ही तो कोरोना की डाली जा रही है बॉडी के अंदर। तो वो क्या करेगा, जब वो अंदर जाएगा तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगी, और फिर कभी लाइव वायरस अगर बॉडी में आता है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम उससे लड़ सकता है। ठीक है, जो भी आपके कोविशील्ड, कोवैक्सीन, रेमडेसिविर, जो भी आपके, सॉरी रेमडेसिविर तो दवा है, स्पुतनिक, इन सब में आपके ये है। अच्छा हाँ, कुछ बच्चे पूछ रहे थे कोरोना से मैम आ सकता है। देखिए, इसमें करंट तो आना नहीं है आपके एग्जाम में, 125 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से फैक्चुअल आएंगे, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, इतनी भयानक समस्या रही है, तो थोड़ा बहुत तो आप लोग समझते ही होंगे उसके बारे में, तो आप पढ़ सकते हैं। मैं ये कह नहीं सकती क्योंकि इसमें कहीं भी दिया नहीं है कि इसमें आपसे करंट पूछा जाएगा, इसमें तो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर रख के जाइएगा। वायरस द्वारा फैलने वाला रोग है, इसमें से कौन सा जो है वो वायरस द्वारा फैलता है? आपके कॉलरा, चिकन पॉक्स, डिप्थीरिया, या फिर हो जाएगा आपके वूपिंग कफ। तो चिकन पॉक्स आपके वायरल डिजीज है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बॉडीटोला पर्ट्यूसिस से होने वाली बीमारी क्या है? तो बॉडीटोला पर्ट्यूसिस से आपके बी पर्ट्यूसिस, काली खांसी। अलग अलग तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन ऐड करके दिखाए हैं। संक्रामक रोग के अस्थायी वाहक क्या होते हैं? तो आपके ये सभी होते हैं। क्या होते हैं? सभी, ये सब संस्पर्श वाहक, प्रारंभिक कालिक वाहक, उपशमी वाहक, कैरियर्स जिन्हें बोलते हैं, जो आपके इन्फेक्शन लेके चलते हैं। खमीर व जीवाणु को समाप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? खमीर और जीवाणु को समाप्त करने के लिए आपके सोडियम बेंजोएट को यूज करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु द्वारा उत्पन्न रोग है? मतलब जीवाणुओं द्वारा होते हैं, बैक्टीरिया द्वारा होते हैं आपके, तो आपके टाइफॉइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, ये सब आपके बैक्टीरियल डिजीज है। नेक्स्ट इज, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन यूज किया जाता है? तो आपके एलिथ्रिन किया जाता है। कौन सा? एलिथ्रिन सिंथेटिक कीटनाशक का एक समूह है जिसका यूज आपके मच्छर भगाने वाली दवा में किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, निम्न में से विषाणु जनित रोग है कौन सा है? तो एड्स है, एड्स वायरल डिजीज है ना। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज किसके द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हैं हमें? तो संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमने अभी आपसे बात करी थी कि संक्रमण, इन्फेक्शन से एंटीबॉडीज हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पायरिया रोग होता है, पायरिया रोग कहाँ होता है? तो दांतों में, मुंह में होता है, मसूड़ों से खून आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एड्स रोग का कारण नहीं है? तो हाथ मिलाना एड्स रोग का कारण नहीं होता, बाकी सब आपके एड्स रोग के कारण है। हाथ मिलाने से एड्स नहीं फैलता है। वायु द्वारा फैलने वाला एक रोग बताइए कौन सा है? तो खसरा है। इनमें जो ऑप्शन दिए उसमें कौन सा है? खसरा है।
ठीक है। नेक्स्ट, हैजा एक संक्रामक रोग है जो फैलता है किसके द्वारा? हैजा जिसको लेके मक्खियां जो होती हैं, इसकी वाहक होती हैं, मक्खियां फैलाती हैं। तो कैसे फैलता है? आपके दूषित जल, दूषित भोजन भी हो सकता है, लेकिन अभी इसमें दूषित नहीं लगा है भोजन में, तो दूषित जल द्वारा, ठीक है। अगर भोजन भी होता है तो भोजन द्वारा भी फैलती हैं। कैरियर्स किसे कहते हैं? रोग वाहक आप बोलेंगे किसे कि ये कैरियर है, तो वो क्या करते हैं? जो वे रोगी को जो लक्षण नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं, उसे आप क्या बोलते हैं? कैरियर बोलते हैं, रोग वाहक। अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग हो सकता है? तो आपके हैजा हो सकता है। कौन सा हो सकता है? यहाँ पर हैजा हो सकता है, वाटर बॉर्न डिजीज है हैजा, और कंटामिनेटेड फूड से भी होता है। रंगों की सही पहचान न करने वाले को क्या बोलते हैं? जो रंग की सही पहचान नहीं कर पाते उन्हें वर्णांधता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्णांधता। जो कलर को पहचान नहीं पाते, लाल हरे रंग को। चावल के पानी की तरह सफेद दस्त आ रहे हैं, तो कौन सी बीमारी का लक्षण है? आपके हैजा का लक्षण है। किसका लक्षण है? हैजा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लोबुलिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि ग्लोबुलिन क्या करते हैं? ये एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, अनेक बीमारियों से हमारे शरीर को रक्षा करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, कुष्ठ रोग मतलब लेप्रोसी समझते होंगे आप लोग, जिसमें जो कि आपके नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, सेंसरी डिसऑर्डर है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, माइकोबैक्टीरियम लेप्री इसका कॉजिंग एजेंट होता है। जीवाणु से फैलने वाला रोग है, बैक्टीरियल डिजीज है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से ये फैलता है। और इसमें जो है त्वचा की ग्रंथियां जो होती हैं वो खराब हो जाती हैं, फोड़े पड़ जाते हैं, पूरी पूरी बॉडी गल जाती है, ठीक है। संवेदनशीलता ही समाप्त हो जाती है। तो ये सारे ऑप्शन इसमें ठीक हो जाएंगे। माइकोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है, लेप्रोसी कुष्ठ रोग। इन्फ्लुएंजा क्या होता है? तो इन्फ्लुएंजा से क्या फैलता है आपके? ए, नजदीकी संबंध और हवा। इन्फ्लुएंजा कैसे फैलता है? हवा से नजदीकी संबंध, मतलब आप कांटेक्ट में आ गए किसी के, बिना किसी उसके आप बातें कर रहे हैं आराम से, तो मंदाग्नि। डिस्पेप्सिया का अर्थ क्या होता है? तो बदहजमी। डिस्पेप्सिया क्या है? आपके बदहजमी है, ठीक है, फूड डाइजेस्ट ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मलेरिया रोग में शरीर का तापमान कितना हो जाता है? तो आपके 110 या 105 तक जाता है। 110 कैसे हो जाएगा? 110 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सॉरी, हाँ सेल्सियस नहीं है, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है, ठीक है, सेल्सियस नहीं है। सेल्सियस में तो केवल आपके 104 तक जाता है, 104 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है किसी किसी का मलेरिया में, क्योंकि बुखार बहुत तेजी से आता है। चेचक के जीवाणु का नाम क्या है? तो वेरियोला वायरस। और हैजा के क्या क्या है? तो विब्रियो कॉलरी, ठीक है। अब कॉलेरा बोलते हैं हैजा को, तो विब्रियो कॉलरी ऐसे भी आ सकते हैं। चेचक के वेरियोला वायरस। नेक्स्ट इज, हैजा रोग फैलता है, हैजा रोग कब फैलता है? तीर्थ स्थानों में और मेलों में फैलता है, गंदे पानी गंदे खाने की वजह से। नेक्स्ट, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। किस हिसाब से इंपॉर्टेंट है? अभी जो आपका आरडीए टेबल है उसमें जो प्रेगनेंसी स्टेज में डिवाइडेशन किया है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में किया और थर्ड ट्राइमेस्टर में किया। अब मैं यहाँ पर बता देती हूँ, एक बच्चा मुझसे पूछ भी रहा था स्टूडेंट, गर्भावस्था के प्रथम 3 माह पूछे हैं तो वो प्रथम ट्राइमेस्टर कहलाएगा। अगर यहाँ पे द्वितीय 3 माह लिखा होता तो वो आपके सेकेंड ट्राइमेस्टर या द्वितीय ट्राइमेस्टर कहलाएगा। तृतीय लिखा होता तो वो तृतीय ट्राइमेस्टर कहलाएगा। भाई 9 महीने का टाइम होता है ना, तो 9 महीने को 3 में डिवाइड कर दिया है, पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने और तीसरे 3 महीने, जिसे आप पीरियड ऑफ जाइगोट, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस बोलते हैं। पहले 3 महीने को आप क्या बोलते हैं? पीरियड ऑफ जाइगोट, फिर पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, फिर पीरियड ऑफ फीटस। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्रथम 3 माह प्रथम ट्राइमेस्टर, जिसमें प्रथम ट्राइमेस्टर की जो भी कंजम्पशन है वो नहीं बताई गई है आपके आरडीए टेबल में, लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर की और थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में बताया गया, ठीक है। तो प्रथम 3 माह प्रथम कहलाएंगे। नेक्स्ट, गर्भावस्था में लोहे की कमी से क्या होता है? अगर लोहे की कमी हो गई है तो गर्भपात, इसलिए आयरन की और कैल्शियम की और फोलिक एसिड की टैबलेट दी जाती हैं, वरना आपके गर्भपात हो जाता है पेशेंट में। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के अंतिम दिनों में औरत को प्राय दिल में जलन होती है, मतलब बहुत ज्यादा उनके एसिडिटी वगैरह बनने लगती है। क्यों? क्योंकि यह अधपचे भोजन के कारण होता है, जिसके कारण उनके पेट में गैस वगैरह बनने लगती हैं। ये दोनों गलत हैं। अंतिम दिनों में अगर जलन वगैरह होती है ना, उसके और भी बहुत से कारण होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही सही नहीं है बातें। और क्योंकि ऐसा नहीं कि अधपचा भोजन है, पेट में गैस जमा हो गई तो उस वजह से जो है आपके दिल में जलन होने लगी। यहाँ पे दिल में जलन हो रहा है, पेट में जलन नहीं पूछी जा रही है। दिल में कोई जलन नहीं होती है गर्भावस्था के अंतिम दिनों में, ठीक है। पेट में हाँ जरूर जलन होती है, तो उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, क्योंकि एक पूरा गैस्ट्रिक सिस्टम ऊपर आ चुका होता है, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन दिल में कोई जलन नहीं होती। तो दोनों ही गलत है।
गर्भावस्था के दौरान एक समान जुड़वा को क्या बोला जाता है? जो एक जैसे दिखते हैं उन्हें हम आइडेंटिकल ट्विंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइडेंटिकल ट्विंस या मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और जो कि आपके दो से मतलब दो ओवम से बनते हैं, उन्हें आप क्या बोलेंगे? वो आप उसे क्या बोलेंगे? मल्टीपल, वो डाइजाइगोटिक बोले जाएंगे। डाइजाइगोटिक, सॉरी मल्टीपल नहीं, डाइजाइगोटिक। और इसमें जो आइडेंटिकल होते हैं ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगी, मैंने पढ़ाया हुआ भी है गर्भावस्था में। फिलहाल ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहलाएंगे, मतलब ये सिंगल जाइगोट से टूट के दो बच्चे बने हैं। अब ये लड़का लड़का भी हो सकते हैं, लड़की लड़की भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सेम ही होंगे, हाँ ये सेम ही होंगे, मोनोजाइगोटिक ट्विन दोनों सेम ही होंगे, क्योंकि एक ही जाइगोट से टूट के बने हैं ना, तो या तो लड़का लड़का होंगे या लड़की लड़की होंगे। ठीक है, तो इसको मैं वैसे भी क्लियर कर दूंगी, मैंने पढ़ाया हुआ भी है। नेक्स्ट, मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती? तो आपकी किसी भी तरीके की दुर्घटना से जो है मानसिक दुर्बलता का अभी मतलब हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो है आनुवंशिक कारण से भी होती है, गर्भवती के मानसिक तनाव से भी होती है, गर्भवती माँ के कुपोषण से भी होती है, लेकिन किसी भी दुर्घटना से ऐसी मानसिक दुर्बलता नहीं हो सकती, बट होती है। लेकिन इन ऑप्शंस में आप इन सबको नकार नहीं सकते। गर्भावस्था में मानसिक दुर्बलता इन सब वजह से हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ तो इन्होंने सभी दिए होते तो सभी आंसर बिल्कुल ठीक होते। ठीक है, नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री, क्योंकि पता है बहुत अगर भयंकर एक्सीडेंट हुआ हो तब तो हम कह सकते हैं कि माइंड पर असर पड़ा है, वरना बच्चा जो होता है वो एम्नियोटिक सैक के अंदर सेफ होता है माँ के। तो अगर छोटी मोटी दुर्घटना है मान लो, तो बहुत उसके ऊपर मानसिक दुर्बलता नहीं हो सकती। अगर बहुत ज़्यादा हैवी कोई एक्सीडेंट हुआ है तो फिर डेथ ही हो जाती है बच्चे की और माँ की भी। तो यहाँ पर ऐसे, अब इन्होंने सभी को ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको अगर आउट करना है तो आप दुर्घटना आउट कर सकते हैं, क्योंकि माँ के कुपोषण से, मानसिक तनाव से और आनुवांशिक कारकों से तो मानसिक दुर्बलता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंग में से नहीं है? तो आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन ये मेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन नहीं है। बाकी डिंब ग्रंथि, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, ये सब आपके जो हैं फीमेल के पार्ट्स हैं, यूट्रस वगैरह सब। ठीक है, प्रजनन के। गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है? तो प्लेसेंटा के द्वारा होती है। आपको पता है प्लेसेंटा से बच्चा जुड़ा होता है माँ के साथ, ठीक है, जिसे आप गर्भनाल बोल सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान कितना भार बढ़ना उचित है, मतलब कितना भार बढ़ना चाहिए? एक अच्छी मात्रा है तो 12 किलोग्राम, किसी किसी का 18 तक बढ़ जाता है, लेकिन वो बहुत एक्सेसिव हो गया। ठीक है, 12 kg जो है वो आइडियल माना जाता है कि इतना तो बढ़ना ही चाहिए। गर्भवती स्त्री की देखभाल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको पता है, ये सभी ऑप्शन आप पढ़ के देख सकते हैं। सभी जो है गर्भवती स्त्री के देखभाल के मुख्य उद्देश्य है, भाई समस्याओं का निदान, स्वास्थ्य की देखभाल, शिशु का विकास, सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोगों का प्रमुख कारण क्या है? क्यों हो जाते हैं दांत से संबंधित रोग? क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। भाई इस बच्चे की आपूर्ति अगर पूरी नहीं हो पा रही है तो माँ की बॉडी से वो लेने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कैल्शियम आयरन की टैबलेट्स पूरे 9 महीने के बाद भी चलती रहती हैं, कम से कम 1 साल तक चलती हैं। और आपके फोलिक एसिड तो पूरी प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दिया ही जाता है। बाकी सभी न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है एनीमिया, वो सॉरी ब्लड के लिए आपके आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया। गर्भावस्था का परीक्षण जन्य लक्षण है क्या? गर्भावस्था टेस्ट कैसे किया जाता है? तो आपके मूत्र में हार्मोन का पाया जाना, यूरिन टेस्ट किया जाता है, और आप लोग वो देखते भी होंगे किट वगैरह आती है, यूरिन की ड्रॉप्स डाल के पता चल जाता है कि फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं। गर्भावस्था के 8वें महीने में किसकी वृद्धि हो जाती है? तो धड़कन बिल्कुल बच्चे की जो होती हैं अच्छे से प्रॉपर मात्रा में, जो बच्चे का दिल होता है या धड़कन होती है उसकी रफ्तार में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और तेज हो जाती हैं धड़कनें बच्चे की। नेक्स्ट इज गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? तो आपके जितनी भी प्रसव पूर्व संस्थाएं होती हैं सभी में होती है। प्रसूति केंद्र जितने भी होते हैं, प्रसूति गृह, प्रसूति अस्पताल, इन सभी में जो है सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो अपने परिवर्तन के चतुर्थ सप्ताह में, चतुर्थ सप्ताह ही इसका आंसर है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण करना चाहिए। कब कब जाना चाहिए? तो भाई महीने में 1 बार तो जरूर जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज गर्भावस्था में आरक्तता, आरक्तता मतलब आपके अनीमिया से बचने के लिए क्या उपाय हैं? तो आप संतुलित और अच्छा सा भोजन ग्रहण करें, यही उपाय हैं। नेक्स्ट इज पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भ धारण करने के, पूर्ण परिपक्व शिशु वह है जो गर्भ धारण करने के कितने सप्ताह के बाद जन्म लेता है? तो आपको पता है 37 to 40 वीक्स के बीच में अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो मतलब पूर्ण परिपक्व बच्चा है। ठीक है,
37 to 40 वीक्स। तो यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हैं 37 to 40 वीक्स के अंदर अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो पूर्ण मैच्योर है। उससे पहले लेता है तो इमैच्योर डिलीवरीज भी होती हैं। माता की रक्त धारा में गर्भ को अलग करने वाला अंग कौन सा होता है? तो बताइए कौन सा होता है, आप बता सकते हैं भाई। खेड़ी, जिसे आप प्लेसेंटा बोलते हैं। अब देखिए है यहाँ पे कितने अलग अलग नाम है। बच्चे को, एम्ब्रियो को या बच्चे को, फीटस को कौन प्लेसेंटा जोड़ा होता है तो प्लेसेंटा को अलग करता है। प्लेसेंटा को अपरा भी बोलते हैं, आपके खेड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। दुनिया भर की चीजें हैं, लेकिन अगर आप प्लेसेंटा याद कर लेंगे, इंग्लिश में एक बार देख लेंगे तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विचार कीजिए, प्रसव के पश्चात प्रथम 3 दिन तक स्रावित होने वाला कोलेस्ट्रॉम कहलाता है। भाई जब बच्चा पैदा हो जाता है तो कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, और प्रोटीन की मात्रा अच्छी होती है, इसे ग्लोबुलिन होते हैं। बिल्कुल भाई, दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं कि जो दूध आता है माँ का कोलेस्ट्रॉम कहलाता है, ठीक है। स्टार्ट में जो लिक्विड दूध आता है माँ को, और वो बहुत हेल्दी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं, ग्लोबुलिन्स पाए जाते हैं, प्रोटीन की भी अच्छी मात्रा होती है, बच्चे को पिलाना चाहिए। भ्रूण से पहले नितंब आना, उसके बाद टांगे आना, बाहें और अंत में सिर आना, ये कैसी टाइप की बर्थ है? तो ये ब्रीच बर्थ है। कैसी बर्थ है? ब्रीच बर्थ है, नॉर्मल नहीं है। पहले क्या आ रहा है? पहले बच्चे की टांगे बाहर आ रही हैं, ठीक है, हेड बाद में आ रहा है, तो ये उल्टी बर्थ बोलते हैं ना आप लोग इसे। और जब बच्चे का हेड पहले बाहर आता है माँ के यूट्रस से, नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी में भी वो प्राकृतिक जन्म होता है, जो नेचुरल होना चाहिए, जो आपके नेचुरल होना चाहिए, ठीक है। ये ब्रीच बर्थ है। नेक्स्ट देखते हैं, और वो तो इंस्ट्रूमेंटल तो पता ही आपको, सी सेक्शन, जिसमें कट करके बच्चे को पूरा बाहर निकाल लिया जाता है। प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धापान है, क्या है? तो आपके ये क्या बोला जाएगा? प्रसव के बाद की अवधि और दुग्धपान, प्रीपार्टम, पोस्टपार्टम, प्रसव परिपक्व, पोस्टपार्टम, ये क्या बोला जाएगा? इसे पोस्टपार्टम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिशु के जन्म के बाद 15 से 30 मिनट का समय क्या कहलाता है? तो पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट और पीरियड ऑफ नियोनेट मैंने आपको पढ़ाया है। ये पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट हो जाएगा, और पीरियड ऑफ नियोनेट क्या हो जाएगा? जो बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड कट जाती है उसके बाद से जो बच्चा होता है उसे पीरियड ऑफ नियोनेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, एवरेज वेट ऑफ न्यूबॉर्न कितना होता है? नवजात बच्चे का, शिशु का भार कितना होता है? तो 7.5 पाउंड और 3 kg, ठीक है। 3 kg या 3.5 kg। आप परिपक्व शिशु वह कहलाते हैं, इमेच्योर बच्चे वह कहलाते हैं जिनका वजन आपके 2.0 मतलब 2 किलोग्राम से कम होता है, ठीक है। 2 किलोग्राम से ऊपर है तो वो मेच्योर बच्चे हैं। नेक्स्ट इज, प्रसव के बाद स्त्री को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए? तो भाई क्या नहीं करना चाहिए? ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाली शिशु मृत्यु का क्या कारण है? श्वास अवरोध, जन्मजात असामान्यताएं, ये सभी आपको देख के लग रहा है, ये सभी जो हैं कारण होते हैं स्टार्टिंग के जो 4 सप्ताह होते हैं शिशु मृत्यु का, ठीक है। नेक्स्ट, ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आपको कैसा लगा कमेंट करके, लाइक करके जरूर बताइएगा, और फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिए और तैयारी को खूब जोर शोर से कीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।